तो हेलो एवरीवन। तो सीखेंगे इसमें हम कि सी प्लस प्लस क्या है और 2025 में सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए, सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। तो सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है। अब तुम बोलोगे लैंग्वेज क्यों चाहिए यार, कि अब देखो कंप्यूटर अपनी भाषा तो जानता नहीं है, तो हमको कुछ ऐसी भाषा में कुछ लिखना पड़ेगा कि जिसको कंप्यूटर भी समझ पाए, कि कुछ कंप्यूटर से काम कराना है, कि कुछ भी कराना है, कि पीडीएफ ओपन करना है, नोटपैड में कुछ करना है, एक यूट्यूब का वीडियो चलाना है, तो तुम एक कमांड ही दे रहे हो ना। मतलब वो तुमको आज यूज़र इंटरफेस पे दिख रहा है, लेकिन पीछे उसके एक कमांड चल रही है ताकि कंप्यूटर उस चीज़ को समझ सके और चला पाए। तो इवेंचुअली जनरली लैंग्वेजेस यही करती हैं। तो हाँ, तो सी प्लस प्लस का क्या फ़ायदा है, मतलब कौन यूज़ कर रहा है आज। तो सी प्लस ऐसा है कि जो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो विंडोज़ का हो या एंड्रॉयड का हो, एंड्रॉयड का बहुत सारा नेटिव कोड सी प्लस प्लस में लिखा गया है, या फिर यूनिटी वगैरह है जो गेमिंग के लिए बहुत बड़े इंजन्स हैं, उनमें होता है 2D जो गेमिंग है उसके लिए सी प्लस प्लस काफ़ी यूज़ होती है। इवन बिटकॉइन है वो भी सी प्लस प्लस में लिखा गया है। तो सी प्लस प्लस अभी भी काफ़ी जगह पे यूज़ होती है और बहुत क्योंकि स्पीड है इसमें। चलो वेब डेवलपमेंट वगैरह में उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन सी प्लस बाकी बहुत जगह में यूज़ है। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ भी तुमको सही काम आती है, क्योंकि एसटीएल वगैरह की अच्छी सपोर्ट है इसमें। हम आगे सीखेंगे एसटीएल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, और सो ऑन। तो अब ये है कि सी प्लस प्लस जो भी प्रोग्राम तुम लिख रहे हो रन कैसे करना है। तुम बोलोगे भाई रन करने के लिए अलग क्या चाहिए। अब देखो कुछ भी है कि अगर तुम HTML फाइल खोल रहे हो तो उसके लिए तुमको एक ब्राउज़र चाहिए, एक PDF है उसके लिए एक PDF व्यूअर चाहिए, एक टेक्स्ट फाइल उसके लिए नोटपैड चाहिए। तो ऑब्वियसली सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी किसी एक टर्मिनोलॉजी में है, तो उसको रन करने के लिए, उसको खोलने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिससे कंप्यूटर समझ पाए और कुछ कर पाए। तो उसके लिए जनरली उसके लिए सी प्लस प्लस कंपाइलर होते हैं, जी प्लस प्लस हैं। और फिर जनरली हम जो कोडिंग करने को तो हम नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं। फिर तुमको बहुत मेहनत मशक्क़त हो जाएगी कि भाई इसको कंपाइल कैसे करें, रन कैसे करें। तो अभी के लिए मैं एक है ना ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करूँगा। और अगर तुमको कोर्स अच्छा लगता है कुछ दिनों बाद कि हाँ सी प्लस प्लस में मज़ा आ रहा है, तो फिर तुम अपना लोकली जो भी आईडी, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, वो तुम इंस्टॉल कर लो और उसमें फिर तुम चीज़ें कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे। तुम पहला कुछ भी लिख दो कि ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, सॉरी ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो ये जो भी पहली साइट आ रही है मैंने खोली होगी तो आ जाती है। तो इसने एक बेसिक कुछ प्रोग्राम लिख के दे दिया और यहाँ पे एक रन का बटन है। तो पहले रन का बटन दबा के देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो इससे इसने बोला कि कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, और उसके ऊपर आ रहा है ट्राई प्रोग्रामिंग प्रो। तो जो भी इसने यहाँ पे मैसेज दिया वो आ गया। तो चलो इसको चेंज करके देखते हैं। अपन लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड, अपन प्रिंट करा लेते हैं ना। तो रन करके देखते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। और चेंज करके देखते हैं, इसको कुछ और कर देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। दोबारा रन कर देते हैं, बढ़िया। जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आउटपुट में आ रहा है, हमको दिख रहा है। तो इतना तो हो गया कि जो भी हमने अपने लोकल पे अपने आधा घंटा अभी लगाया नहीं है, और अब हम डायरेक्टली सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है वो रन कर पा रहे हैं। तो अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं कि ये क्या है। नंबर 1 कि ये है हैश इंक्लूड क्या है। 2 ये मेन इंट मेन क्या है। ये std आउट क्या है। रिटर्न 0 क्या है। ठीक है। तो देखो हैश इंक्लूड, जो भी हैश से चीज़ें स्टार्ट होती हैं उनको प्री प्रोसेस डायरेक्टिव बोलते हैं, कि जो है हैश के साथ इंक्लूड लिखा हुआ है उसके साथ आगे अपने पास है कि आईओस्ट्रीम। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक हेडर इंक्लूड कर रहे हैं अपन। अब हेडर इंक्लूड करने का मतलब ऐसा है कि ऐसा मानो कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं जो किसी ने बना के रख दिए और तुम उनको यूज़ करना चाहते हो, मतलब कॉमन चीज़ें हैं। अब किसी ने बोला कि सर्कल है, सर्कल का वो पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तुमको पता है कि सर्कल का पैरामीटर जो होता है 2πr होता है। तो वो एक स्टैंडर्ड बात है ना
कि जैसे किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो किसी ने वो एक स्क्वायर रूट एक कॉमन चीज़ है, तुम बार बार उसको रीइन्वेंट नहीं करोगे। तो ऐसी कुछ भी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कुछ प्रिंट कराना है, अब प्रिंट कराने के लिए भी कंप्यूटर में कुछ तुमको बताना पड़ेगा कि कैसे प्रिंट होगी, तो वो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, वो हेडर फाइल्स में लिखी जाती हैं। तो तुम उन हेडर फाइल को हैश इंक्लूड से इंक्लूड करा सकते हो अपने प्रोग्राम में और बाद में तुम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है इंट मेन। इंट मेन क्या है तुम बोलो? इंट मेन ऐसा है कि ये एंट्री पॉइंट है जिससे कंपाइलर को पता लगेगा कि भाई यहाँ से जो C++ का प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो रहा है और अब इसको अपन को एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। ठीक है, ऐसा मान लो कि आगे हम और देखेंगे कि ये इंट क्या है या क्यों हो रही हैं चीज़ें। std out, std के अंदर एक सी आउट करके एक चीज़ है, ऐसा मानो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, सी इन भी होता है, सी आउट भी होता है। एक मैसेज है जो प्रिंट करा रहा है, रिटर्न 0 क्योंकि हमने इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर, हमने एक रिटर्न टाइप दी थी और वो हमने रिटर्न करा दिया उसको बताने के लिए कि हाँ ये सही चला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से तुम्हारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एक चीज़ नोट करने वाली है कि C++ के अंदर कोई भी हर लाइन जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं जनरली उसको हम। तो जो भी एक स्टेटमेंट है वो एक सेमी कॉलन के साथ एंड होती है। दिस इज़ अ सेमी कॉलन, दिस इज़ अ कॉलन बेसिकली। लिख देता हूँ सेमी कॉलन कॉलन। तो अगर तुम बोलोगे कि नहीं भाई हम तो यूज़ नहीं करेंगे तो हटा दो, तुम्हारी मर्जी, करने को कुछ भी करो, तो अब वो चलेगा ही नहीं। जैसे वो ग्रामर वाला टीचर नंबर काट लेता था ना कि तुमने ये फुल स्टॉप नहीं लगाया सेंटेंस के एंड में, या ये पूर्ण विराम नहीं लगाया, ये नहीं करा, तो कटते हैं नंबर, तो कंपाइलर भी नंबर काट लेगा, कंपाइलर आगे नहीं बढ़ने देगा, प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा। तो ये बोल देगा कि देखो अब इसके लिए एक लाइन ही हो गई है पूरी, तो ये बोलेगा कि ये जो भी रिटर्न डाला है उससे पहले भाई तू जाके सेमीकोलन लगा फिर चलेंगे। तो अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो और ये चल गया। तो ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, तुमको समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में।